सभी को जय जिनेंद्र। मैं शुभम बिंगे। आज पुनः आप सभी का रिविजिटिंग जिनालय पॉडकास्ट में फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से वकील भैया जी है। आज हम जैन धर्म के उस तत्व पर विचार करेंगे जो तत्व अन्य किसी भी धर्म संप्रदाय में आपको नहीं मिलता है। ये जो तत्व है, अगर इस तत्व को पूरे विश्व ने स्वीकार किया तो आज इस विश्व का एक फेस या एक चेहरा अलग हो सकता है। हम अनेकांतवाद की चर्चा करेंगे, साथ में स्याद्वाद को समझेंगे। वकील भैया जी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो हम सीधी शुरू करते हैं। तो अनेकांतवाद का अर्थ क्या होता है और ये क्या तत्व है? अनेकांतवाद एक जैन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत है। जैसे बौद्ध दर्शन का मूलभूत सिद्धांत उनका मध्यम प्रतिपदा है, जैसे वेदांत दर्शन का जो मूलभूत सेंट्रल आइडिया उनकी अद्वैत दर्शन है, उसी प्रकार जैन दर्शन का एक मूलभूत सिद्धांत अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद ये जो वर्ड है उसके अनेकांत और वाद, वाद का मतलब इज़म होता है, कोई स्कूल ऑफ थॉट। तो अनेकांत का मतलब होता है कि मैनीफोल्डनेस। अनेकांतवाद का मतलब द थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्लुरलिज्म और मैनीफोल्डनेस। तो इसको ऐसे समझो कि एक ही पदार्थ में, एक ही वस्तु में अनेक धर्म हो सकते हैं। किसी एक अंश को या एक धर्म को प्रमुखता दे करके कोई भी निष्कर्ष पे नहीं आना चाहिए। सभी अंगों का उसमें ये होना चाहिए, मतलब अंगीकार होना चाहिए। ये अनेकांतवाद का एक सेंट्रल आइडिया है। जैसे कि मान लो कि एक हाथी का उदाहरण देते हैं। ये हाथी का उदाहरण है जो प्राचीन जैन ग्रंथों में मिलता है, वैसे ही बौद्धों के त्रिपिटक में भी मिलता है। और फॉरेन में जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक 18वीं शताब्दी में एक कवि होकर के गया, जॉन गॉडफ्रे सैक्से नाम का। उसने एक कविता लिखी थी, द ब्लाइंड मैन एंड एन एलिफेंट। उसमें एक मेटाफर आता है। वो मेटाफर एक क्या बताता है कि एक हाथी है और 7 अंधे आदमी है, और हर एक आदमी स्पर्श करता है हाथी के मतलब पाँव को। उसे लगता है कि हाथी जैसे कि पिलर है। एक उसके ट्रंक को स्पर्श करता है, उसको लगता है कि हाथी मतलब एक वाल है। एक पूंछ को स्पर्श करता है, उसको लगता है कि हाथी का मतलब एक मतलब झाड़ू बोलते हैं ना, वो है। और उस कान को स्पर्श करने वाला व्यक्ति कहता है कि सूप है, वगैरह वगैरह। तो हर एक आदमी का निष्कर्ष हर एक प्रकार का भिन्न भिन्न है। लेकिन एक व्यक्ति जो आंख से पक्का है, मतलब वो आता है और कहता है कि हर एक का जो निष्कर्ष है वो गलत है। हाथी का जो पूरा जो दर्शन है ना, वो दर्शन ना वो ट्रंक है, ना वो वाल है, ना मतलब सूप है, ना झाड़ू है। हाथी का पूरा दर्शन करने के बाद पता चलता है कि हाथी एक समग्र वस्तु है, समग्र सबको मिला करके जो बनेगा। एक होलिस्टिक अप्रोच जिसको बोलते हैं, होलिस्टिक अप्रोच अनेकांतवाद से आता है। तो अनेकांतवाद का मतलब, अनेकांत का मतलब अनेक धर्म है, वाद का मतलब इज़म है। तो कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको देखने का जो दृष्टिकोण है वो समग्र होना चाहिए, होलिस्टिक होना चाहिए। ये इसका अभिप्राय है। लेकिन इसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता तो आज बहुत है। आज की दुनिया में तो इतनी आवश्यकता है कि जैसे आर्थिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, शैक्षणिक मामलों में, और जितने भी समाज के अंग हैं, राष्ट्र के अंग हैं, सभी राष्ट्र के अंगों में आज इसकी इतनी आवश्यकता है कि अगर इसका सही समय पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो हम एक युद्ध के कगार पर पहुंचेंगे। बैटल जो आज यूक्रेन और रसिया के बीच में हो रहे हैं, और जैसे इज़राइल और पैलेस्टाइन में हो रहे हैं, इतने युद्ध हो रहे हैं, भारत पाकिस्तान का भी चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, इसके पीछे एक संकीर्ण दृष्टिकोण है। तो संकीर्ण दृष्टिकोण से कलह उत्पन्न होते हैं, संघर्ष उत्पन्न होता है। उसको समाप्त करने के लिए हमें इस अनेकांतवाद की आवश्यकता है। और जीवन के हर एक समस्या का सुलझाव अनेकांतवाद में है, ये पक्का है। तो अगर ये माने कि
सबका उत्तर इसमें हमें मिल जाएगा, तो क्या एकांत सर्वथा गलत माना जाएगा? एकांत गलत तो नहीं, सम्यक एकांत गलत नहीं है, मिथ्या एकांत गलत है। तो सम्यक एकांत क्या है, सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत क्या है, इसके लिए हमें जैन स्कूल ऑफ थॉट पढ़ना चाहिए। इसमें स्याद्वाद है, इसमें नयवाद है। जैसे कि हमने बोला अभी अनेकांत का वाद का मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिव प्लूरलिज्म और मैनीफोल्डनेस, वैसे ही एक हमारे स्याद्वाद आता है। स्याद्वाद का मतलब है उसकी अनेकांत प्रकट करने की भाषा है वो। स्याद्वाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ कंडीशनल प्रेडिकेशन, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अनेकांत। हाँ, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अनेकांतवाद मतलब होता है कि वो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है। और एक नयवाद आता है, नयवाद का मतलब होता है थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स। तो थ्योरी ऑफ पार्शियल स्टैंड पॉइंट्स का मतलब होता है कि आंशिक दृष्टिकोण का स्वीकार। आंशिक दृष्टिकोण जैसे कि मान लो आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो टीएस निकालते हैं ना, जब हमें बॉटनी पढ़ाई जाती है, है ना, तो उसमें टीएस निकाला जाता है। तो टीएस सेल का स्टडी किया तो सभी मतलब यानी ब्लड टेस्ट किया, ब्लड में इतना लेते हैं ना सैंपल के लिए, उसके सैंपल लेने के बाद क्या करते हैं, पूरा का पूरा हमें चित्र नज़र आता है। वैसे ही एक दृष्टिकोण का पता चल जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो संपूर्ण जो है ना व्यवस्था वो हमें पहचान में आती है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी चीज़ हो, अगर हाथी को समझना है तो आंख चाहिए, समग्र आंख चाहिए। हाथी का मतलब खाली वो उसके पाँव नहीं है, हाथी का मतलब उसका पेट नहीं है, हाथी का मतलब उसके कान नहीं है, हाथी का मतलब उसका ट्रंक मतलब ये नहीं है, हाथी का मतलब उसकी पूंछ नहीं, हाथी समग्र है। तो समग्र हाथी के आकलन के लिए हमें अनेकांतवाद की बहुत आवश्यकता है, आज भी आवश्यकता है। ठीक है, तो वस्तु को समझने के लिए हाँ, उसके अनेक धर्म को प्रकट करने वाला अनेकांत है, और उसको टू एक्सप्रेस दैट थिंग इज द साधवाद। ठीक है। हाँ। आपने अभी सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत की बात, उसमें भेद क्या है? का मतलब यही है कि सम्यक एकांत की मान के चलो कि हम जैन लोग हैं, कोई हिंदू दर्शन का अध्ययन करता है, कोई क्रिश्चियन है, कोई मोमेडन है, ऐसे बहुत से लोग जगत में दुनिया में है। तो उनके स्टैंड पॉइंट से वो सही है, जैसे कि हम हमारे दृष्टिकोण से सही है, वो भी उसके दृष्टिकोण से सही है। तो हमारे दृष्टिकोण से मैं सही हूँ, यह मैं ही सही हूँ, ये मिथ्या एकांत है। मैं भी सही हो सकता हूँ, ये सम्यक एकांत है। और सम्यक एकांत से अनेकांत की तरफ जाना चाहिए ना। अनेकांत का मतलब ये नहीं कि मैं भी सही हूँ, तुम भी सही हो, ये भी सही है, वो भी सही है। तो सभी अगर सही है तो गलत कौन है, ये प्रश्न उठता है ना। तो कोई बोलते हैं कि अनेकांतवाद का मतलब संशयवाद हो गया ना, तो संशयवाद नहीं है। संशयवाद कब होता है कि ये भी सही, वो भी सही और बाकी के सब सही है, गलत कोई भी नहीं है। तो कोई ना कोई गलत होगा, कोई ना कोई सही होगा ही ना। तो मतलब ये हुआ कि सत्य संशोधन के प्रयास में, सत्य संशोधन के लिए जो प्रयास किया जाता है उसमें अनेकांतवाद की बहुत आवश्यकता है। जो अंतिम सत्य है, शाश्वत सत्य है, परपेचुअल ट्रुथ जिसको बोलते हैं, उसका संशोधन करने के लिए, उसको ढूंढने के लिए जो सही मार्ग है वो अनेकांतवाद है। अगर ये एक पॉइंट बताता है, वो भी एक बताता है, ये भी एक बताता है, मैं भी एक बताता हूँ, तो सभी का निष्कर्ष निकाल करके अंतिम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए अनेकांतवाद का बहुत बड़ा रोल है। हाँ। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है मतलब कि जैसे जो साक्षात्कार होगा, जो उत्तर रहेगा, ठीक है, जो सत्य सामने आएगा वो सबको मान्य नहीं रहेगा, है ना। तो अनेकांतवाद से केवल हम उसको ग्रास्प करके कि इनका व्यू क्या है, उनका व्यू क्या है, और उसके आधार से हम सत्य को मान रहे हैं। क्या वो सत्य सही में सत्य माना जाएगा? सबको मान्य करना पड़ेगा, लेकिन वो मान्य नहीं होता तो वहाँ वाद विवाद होते हैं, तो उनमें कैसे एप्लीकेशन उसको? अभी देखो, हर एक दर्शन में मोक्ष विचार है, हर एक दर्शन में, कई दर्शन में नहीं भी पुनर्जन्म है, हर एक दर्शन में कर्म सिद्धांत है, हर एक दर्शन का अलग अलग है। जैनों का अलग है, सांख्यों का अलग है, न्यायिकों का अलग है, वैशेषिकों का अलग है। लेकिन ये सभी अपने अपने मत में कैसे है कि हम ये सही है ऐसे बोलते हैं।
जैन दर्शन ने क्या किया, जैन दर्शन ने अनेकांतवाद का एप्लीकेशन किया। और इस अनेकांत, जैसे आपने बोला अभी एक आर्ग्यूमेंट किया कि सभी अगर सही है और मैं अपने सत्य पर, मतलब मेरे ही ओपिनियन पर अगर मैं डटा हूँ, मेरा ही सत्य है, तो कोई भी अगर सत्य का स्वीकार नहीं करेंगे, अंतिम सत्य का स्वीकार नहीं करे तो चलेगा नहीं ना। लेकिन अंतिम सत्य जो है वो स्वीकार करे या न करे, जो है वो है, वही रहेगा, वही रहेगा ना। आप चाहे मतलब प्रेजुडिसेस हो अपने अंदर में, और उसके कारण आप अगर सत्य का स्वीकार नहीं करते तो अपना दोष है ना, आपका दोष है। बिल्कुल। हाँ, सत्य तो रहेगा वही। अगर सूरज का प्रकाश है ना और प्रताप है तो है ना। अगर सूरज का प्रकाश नहीं, चंद्रमा का प्रकाश अधिक है, अगर ऐसा मैं कहूँगा तो वो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा ना। बिल्कुल। हाँ, ये है। तो ये तो आध्यात्मिक बातें हुई, मतलब जैसे कि आत्मा को समझने के लिए हो या कोई वस्तु को समझने के लिए हो। लेकिन क्या अनेकांतवाद लौकिक दृष्टि से भी एक विश्व पर एक अपनी छाप बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता। आज देखो कि जैसे मान लो कि अपना जुडिशरी है, एक अपने डेमोक्रेसी में एक पार्ट है जुडिशरी। जुडिशरी में क्या होता है कि कोई भी जज ऐसे ही डिक्री नहीं करता है, ऐसे ही जजमेंट नहीं देता है। पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को आर्गुमेंट सुनता है। ये आर्गुमेंट सुनने की पद्धति कहाँ से आई है? पहले तो ऑटोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी, राजेशाही बोलते हैं ना उसको, साम्राज्यवाद बोलते हैं। एक राजा था, उसने जो भी निर्णय दिया उसको ये करना पड़ता था ना। बिल्कुल। आज आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। आज कोई भी जजमेंट, दुनिया का कोई भी, मतलब ये कोर्ट है ना, कोर्ट में जो जज बैठता है उसको दोनों साइड का सुनना पड़ता है ना। दोनों साइड के वकीलों का आर्ग्यूमेंट सुनना पड़ता है, चाहे खून किया हुआ हो, चाहे कोई रेप किया हो, कोई भी हो। इतने घिनौने मतलब कांड करके भी दोनों का सुनना पड़ता है ना। हाँ, और देखो अभी लेजिस्लेचर में है, लेजिस्लेचर में भी क्या है कि पक्ष है और विपक्ष है। अपना पार्लियामेंट ले लो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऐसा है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जहां लोगों का मत, सभी लोगों का मत क्या करना पड़ता है, मान्य करना पड़ता है। जैसे कि पार्लियामेंट में एक सत्ताधारी पक्ष होता है, उसी का नहीं चलता है। पार्लियामेंट चलने के लिए विरोधी पक्ष का होना जरूरी है, उसके अलावा होता ही नहीं है। और ये आया कहाँ से? ये हमने, जैसे कि भारत की बात ले लो, भारत में क्या हुआ कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना ना, ये 50 में एप्लीकेशन हुआ उसका। तो उसमें जो प्रियम्बल है, डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने जो प्रियम्बल रखा, प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना होता है ना। हाँ, उसमें लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी है, जस्टिस है, इक्वालिटी है, ये इतने बड़ी बातें लिखी है ना उसमें। तो ये आई कहाँ से? जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये जो बातें हैं ना, ये सब अनेकांतवाद की देन है। क्योंकि समाज में कोई भी ऊंच नीच नहीं होता, सभी का मत डेमोक्रेसी में मानना पड़ता है। कोई भी हो, कोई करोड़पति हो या कोई भिखारी हो, उसका मत उसमें डेमोक्रेसी में चलता ही है। तो ये आया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, उस समय ये फ्रैटर्निटी, लिबर्टी और इक्वालिटी का घोष हुआ, और रूसो ने किया था। और वहाँ जो हुआ ना, रूसो जो बहुत बड़ा विचार चिंतक है, उसने हेगेल और कांट का, वो जो मैं नाम बता रहा हूँ, ये सब फिलोसोफर है, इनका थोड़ा सा कोटेशन लिया था। उनके विचारों का प्रभाव इस पर था। और इनका जो हेगेल और ये कांट वगैरह थे ना, उनके ऊपर एरिस्टोटल, प्लेटो और अपना सोक्रेटिस का प्रभाव था। और उन पर किनका प्रभाव होता? हेराक्लिटस का। हेराक्लिटस के ऊपर किनका प्रभाव होता? ये हमारे हिंदुस्तान में जो, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी से भी पुराना इंडियन फिलोसफी है, और इंडियन फिलोसफी वहाँ भी उस समय भी आवागमन होता रहता था। और उसका जो उगम है ना, प्लेटो ले लो, चाहे प्लेटो ले लो, प्लेटो ने भी बहुत अच्छी तरह से उसका ये किया है, रिपब्लिक ऐसा। तो उसका ओरिजिन है भारतीय जो तत्वज्ञान है उसके अनेकांतवाद में आता है। जो मूल जो थ्योरी है ना, वो रूट जो है वो अनेकांतवाद है। और उसके कारण से ये सब बना है। क्योंकि पहले जैसे कि मान लो 17वीं शताब्दी से पहले राजेशाही थी, एरिस्टोक्रेसी थी। राजा अगर बोलता है मृत्युदंड दे दो तो मरना पड़ता था उसको।
लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। हाँ, अमेरिकन गवर्नमेंट आया, उसमें भी उन्होंने स्वीकार किया, बाद में हमने भी स्वीकार किया। तो महात्मा गांधी ने भी अपने आत्मचरित्र में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ्स ऐसा एक उनका बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें वो बोलते थे कि मैं खुद वैष्णव हूँ और पहले मुझे लगता था कि एक मोहम्मडन है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, ये जैन है, और मेरे अंदर भी एक थोड़ा सा प्रेजुडिसेस होता था। लेकिन जब से मैंने अनेकांतवाद पढ़ना शुरू किया, जैनिज्म पढ़ना शुरू किया, तब से ये सब प्रकार के जो भूले थी ना मेरी चली गई और सत्य का उत्कट साक्षात्कार मुझे होने लगा। उन्होंने भी अपने इसमें लिखा है, और ये कोट है ना, वो उनके ऑटोबायोग्राफी में वो कोट है अनेकांतवाद का, कैसा उनके जीवन पे रिफ्लेक्शन पड़ा। हाँ, तो जैसे अभी आपने संशयवाद की बात की थी, तो जैसे एक वस्तु को समझने के लिए अनेकांतवाद से उसको पूरी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन अगर दूसरे दृष्टिकोण हमारे पास नहीं हो तो क्या हमारे भीतर संशयवाद उत्पन्न नहीं होगा कि हम सही है कि नहीं? हाँ। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपने अगर समझ लो कि जो भी साधक है, साधक स्पिरिचुअल साधक है कोई, उसको सभी दर्शन पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। उसको बौद्ध दर्शन भी पढ़ना चाहिए, सांख्य योग पढ़ना चाहिए, वैशेषिक पढ़ना चाहिए, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, उपनिषद, आज अपना वो भगवत गीता, ये सभी पढ़ने, ब्रह्मसूत्र सभी पढ़ने चाहिए, जैन दर्शन भी पढ़ना चाहिए अभी। और आज विश्व में जितने भी धर्म के मतलब ये है स्कूल ऑफ थॉट्स है, वो सभी पढ़ने चाहिए। और सत्य शोधन के मार्ग में उसको खुद पता चलना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है ना। और ये एक मेथोडोलॉजी है, सत्य ढूंढने का, सत्य का साक्षात्कार करने का एक मेथोडोलॉजी है अनेकांतवाद, कि मैं ही सही नहीं हूँ, आप भी सही हो सकते हो, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये सभी का आंशिक दृष्टिकोण का कलेक्ट करके उसको समग्रता तक लेना है। कलेक्टिव ट्रुथ बोलते हैं, वो अंतिम शाश्वत सत्य, उस शाश्वत सत्य के प्रकटीकरण के लिए हमें ये अनेकांतवाद का सिद्धांत बहुत उपयोगी है। तो स्यादवाद भी इसमें आएगा? स्यादवाद उसकी भाषा है, उसमें भी अनेकांत लगता है। जैसे कैसे प्रकट करूं मैं अनेकांतवाद? अनेकांतवाद ये विचारों की अहिंसा है ना, वर्तन की अहिंसा अपरिग्रह है, और प्राणी मात्रों की अहिंसा, प्राणी मात्रों पर जो दया करते हैं वो अहिंसा है। हाँ, तो उसकी जो अनेकांतवाद की जो भाषा है वो स्यादवाद है, और हर एक का आंशिक जो दृष्टिकोण है ना वो नयवाद है। नयवाद का जैन दर्शन ने उल्लेख किया, और वो उल्लेख करते समय नए का मतलब होता है एक आंख, एक दृष्टिकोण। नए का मतलब एक दृष्टिकोण, एक दृष्टिकोण से आप सही नहीं हो सकते, अपना अपना दृष्टिकोण होता है। और अपना अपना दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि ये पूरे सत्य के साक्षात्कार किया उसने। और जैनों ने भी ऐसा नहीं किया कि वो अनेकांतवाद इसलिए स्वीकार किया कि जब ये चर्चाएं होती थी, वाद विवाद होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, तभी अनेकांतवाद एक बहुत बड़ा आधार था जैन दर्शन के लिए, कि ठीक है आप भी सही हो सकते हो, हम भी सही हो सकते हैं, ये भी सही हो सकते हैं, लेकिन आप सभी का थोड़ा सा ये करके बाद में जो निष्कर्ष निकलता है ना वो सभी को मानना चाहिए। हाँ, वो अंतिम सत्य, मोक्ष, कर्म सिद्धांत, जितने भी एस्पेक्ट्स है, तो वो मानने के लिए वो अनेकांतवाद की बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका विश्व पर जो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, उससे जो हमें आउटपुट मिलेगा भले ही पूरे वर्ल्ड से, तो वो क्या हो सकता है? जैसे आपने पहले युद्ध की बात की, तो युद्ध के बाद भी और भी सारी चीजें हैं जहां हम अनेकांतवाद अगर लेते हैं, व्यक्ति से अपने जीवन में भी इसका बहुत असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर मैं मतलब मेरा एटीट्यूड है किसी चीज़ पर, तो एटीट्यूड खत्म हो सकता है, अहंकार खत्म हो सकता है, अपनी जितनी भी मान्यताएं हैं जो मिथ्या हो सकती है और जिसके कारण मुझे दुख होता है कि मैं ही सही हूँ और सब लोग गलत है वगैरह, ये धारणा बदल सकती है। क्योंकि अनेकांतवाद आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, आपको संकीर्ण नहीं रखने देता। तो संकीर्णता, नैरो माइंड नहीं होता, ब्रॉड माइंड देता है। तो ब्रॉड माइंड के लिए आपको अनेकांतवाद का स्वीकार करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, अपने कौटुंबिक मतलब फैमिली इसमें,
और फैमिली में भी बहुत से डिस्प्यूट होते रहते हैं। बिल्कुल। और क्यों होते रहते हैं? ये मेरे सुनते नहीं है, वो मेरा सुनता नहीं है, ऐसा होता है ना। अगर आप अनेकांतवाद पढ़ोगे, स्यादवाद का बहुत अच्छी तरह से आप अध्ययन करोगे, नएवाद आपको अच्छी तरह से पता चलेगा, तब आपको मतलब क्रोध नहीं आएगा। दूसरे के दृष्टिकोण को अच्छे से स्वीकारना चाहिए ना, और फिर उस पर जो रिएक्शन हम करेंगे वो अलग रहेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल रहेगा। तो इसके पूरे जीवन में अपन तो बहुत ज़्यादा उपयोगिता है अनेकांतवाद की। सामान्यता उपयोगिता क्या हो सकती है? जैसे ये तो हो गया, जैसे अपने वाद विवाद कम होगा, लेकिन जैसे हम पूरे जीवन में जो जीते हैं, जैसे कि मान लो जीवन जीने का अपना अपना ढंग होता है, उसकी एक पर्सनल फिलोसफी होती है ना। अपने जीवन जीने का जो ढंग है वो किसी ना किसी के बेसिस पर होती है, कोई ना कोई। लेकिन वो अपने निजी जीवन में भी, निजी जीवन का मतलब सांसारिक जीवन में भी बहुत उपयुक्तता है उसकी। हाँ, बहुत है। दोनों जगह जहाँ पर भी, तो ये ऐसे कह सकते हैं हम अनेकांतवाद, जीवन का ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं है जहाँ अनेकांतवाद की उपयुक्तता नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक इक्वेशन जैसा है, आप जहाँ पर भी इसका उपयोग करो आपको सही आउटपुट आनंद मिलेगा। दुख से मुक्त हो जाएगी, आनंद मिलेगा। बिल्कुल। आप अगर तैयार है कि उसका दृष्टिकोण में 100% स्वीकार करूंगा, है ना। आप अगर हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ में भी कभी कभी बनती नहीं है ना, बहुत ऐसे। बिल्कुल। तो आप अनेकांतवाद का अच्छी तरह से स्वाध्याय करोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे हमारे जीवन से ये वाद विवाद खत्म ही हो गए। मतलब इतना उसका इम्पैक्ट है, और पूरे वर्ल्ड पे उसका रिफ्लेक्शन आज भी है। राजकीय जीवन में, मतलब राजनीतिक जीवन में है। अभी जो मतलब पक्ष प्रतिपक्ष की, वहाँ अमेरिका में या यूरोप में रिपब्लिक डेमोक्रेटिक वगैरह पक्ष दो चलते हैं, उनके बीच में मतलब ये डेमोक्रेटिक तरीके से सब वोटिंग होती है, उनकी न्यायपालिका चलती है, वैसे भी हमारे भारत में चलती है। उसका जो मूल है ना, वो मूल अनेकांतवाद में है, क्योंकि ग्रीक फिलोसफी से भी इंडियन फिलोसफी बहुत ज़्यादा पुरानी है। हाँ, तो वहाँ से आया है। जैन धर्म को मतलब उसकी जो श्रेष्ठता है वो उसके प्राचीनता से या अर्वाचीनता से नहीं, वो समीचीनता से। तो वो समीचीनता जो है उसका भी मूल जो है वो अनेकांतवाद ही है। समीचीनता का मूल अनेकांतवाद है। राइटसनेस, राइटसनेस जिसको बोलते हैं ना, वो अनेकांतवाद का घोष है। जैसे निसर्ग में एज इट इज जैसा है वैसा उसको स्वीकार करना। हाँ, जैसा है वैसा उसको स्वीकार। दोनों व्यवहार और निश्चय नहीं की अपेक्षा से उसको स्वीकार करेंगे तो। और कोई भी व्यक्ति वैसे गलत नहीं होता, कोई भी व्यक्ति यूनिक होता है ना। उसका स्वभाव, उसके कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि होती है। एक बात अगर मेरे मन में आ गई, उसके कर्म के अनुसार उसकी बुद्धि होती है, बुद्धि कर्मानुसारी नहीं। ये बात मेरे जहन में आ गई, तो अगर वो कोई भी बोलता है, मेरे विरोध भी बोलता है, मेरा अपमान भी करता है, कुछ भी करता है, तो उसकी बुद्धि उसके कर्मानुसार होती है। ऐसा अगर मेरे जहन में बैठता है तो उसके प्रति मेरा द्वेष कैसा, उसके साथ मेरा कलह कैसा, संघर्ष कैसा। बिल्कुल, वो तो मेरा ही कर्म का उदय है, तो उसमें है ना, ये अनेकांत है। हाँ, बिल्कुल। अनेकांत जैन दर्शन का आत्मा है, ये बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। स्यादवाद और नयवाद उसके दो पंख हैं। हाँ, तीनों भी बातें बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। अब सामान्य जनता के लिए आप कुछ अनेकांतवाद का एप्लीकेशन देखो, अभी आज राजनीतिक क्षेत्र में ले लो, उदाहरण के माध्यम से, राजनीतिक क्षेत्र में गठबाजी होती है ना, इस पक्ष का वो उस पक्ष का, और नारे लगते हैं, विरोध में नारे लगते हैं, बहुत से ऐसे विद्वेष फैलते हैं, अहंकार पैदा होता है, द्वेष भावना ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये होती है। तो इन सब को मतलब खत्म करने के लिए, मतलब अपने अंदर द्वेष भावना न आए, घृणा न आए, तिरस्कार न आए, इसके लिए अनेकांतवाद की आवश्यकता है। जैसे एक मान लो एक पक्ष है,
कोई भी एक राष्ट्रीय लेवल का पक्ष है, उसकी एक अपनी धारा है, विचारधारा है। वैसे ही इस पक्ष की उसकी विचारधारा है ना, तो कोई भी विचारधारा गलत नहीं होती है। बिल्कुल। एक दृष्टिकोण होता है ना, एक उसको उस दृष्टिकोण को भी स्वीकार करना चाहिए, इस दृष्टिकोण को भी स्वीकार करना चाहिए, तभी वो देश चलेगा। बिल्कुल। देश एक विचारधारा पे नहीं चलता है। तो क्या ये पंथवाद के लिए हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो विवाद ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पंथवाद नहीं आना चाहिए था ना, इतना बड़ा जैसे जैन दर्शन की बात कर रहे हैं आप, तो जैन दर्शन में भी पंथवाद है, तो पंथवाद नहीं आना चाहिए था। इतना अगर अपना अब तुम्हारा दर्शन फिलोसफी इतनी रीच है, इतनी रीच है, तो उस रिचनेस के सामने ये पंथवाद आने नहीं चाहिए थे। लेकिन क्या होता है कि व्यक्तिगत अहंकार, ईगो, ये सब बीच में आ जाते हैं ना, और ये फैलाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो अज्ञानी है, अज्ञानी लोग होते हैं। अज्ञानी लोग अगर पावरफुल हो जाते हैं ना, तो कुछ भी कर सकते हैं। अज्ञानी लोग अगर पावरफुल हो गए तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ही हुआ है। हाँ, ठीक है। आज हमने बहुत सारी चीज़ें अनेकांतवाद और स्यादवाद के बारे में भैया जी से सीखी है। मुझे ये भरोसा है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अनेकांतवाद और स्यादवाद को अपने जीवन में उतारने का पुरुषार्थ अगर करेगा, तो उसके निश्चित ही सारे कषाय कम हो जाएंगे। केवल क्रोध कषाय नहीं, सारे जितने भी कषाय वो सारे कम हो जाएंगे। जितने कलह संघर्ष है जितने भी है, तो जो द्वेष भाव है वो भी कम हो जाएगा, और जितने कषाय वो सारे कम हो जाएंगे। मुझे आशा है आप इस अनेकांतवाद को अपने जीवन में उतारेंगे। और ये अनेकांतवाद का ये जो अपना एपिसोड है, हाँ, इतना ही नहीं है, बहुत है। हमने अगर चर्चा की है अभी। हाँ। अगर इस पर चर्चा करते बैठेंगे तो अनेक मतलब बहुत सारे एपिसोड्स बन सकते हैं। आशा करते हैं कि हम और भी कुछ इस बारे में सीखें, इसको जीवन में उतारने के उतने ही पुरुषार्थ करके उसको जीवन में उतारेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।